बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:19 है और टाइम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इतलात है कि आज जो कुछ किया गया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर जोड़ कर बैठे हैं और उनकी मुशावरत चल रही है। क्या उसके बाद कोई ख़त सामने आएगा जो वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ इसा साहब को लिखेंगे, कोई आलामिया सामने आएगा, या वो चीफ़ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर सो मोटो लें। क्या होता है ये तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये भी हो सकता है कि अभी मज़ीद जजेस मुशावरत करें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो टाइम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई इसके बाद डेवलपमेंट होती है तो आपको अंदाज़ा हो कि मेरी ये वीडियो उससे पहले की थी। मैं ज़रा आपको एक टाइम बताना चाहता हूँ कि आज 3 खबरें किस किस टाइम पर आईं और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि हमारी हुकूमत जो है, हमारे इदारे जो हैं, हमारी रियासत जो है और काजी फाइज़ इसा, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, उनकी तरजीहात क्या हैं, इससे आपको अंदाज़ा होता है। 11:05 पर ख़बर आती है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाए। कितना? 11:05 पे। 2:07 पर ख़बर आती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, आसिफ अली ज़रदारी ने जारी कर दिया। 6:05 पर ख़बर आती है कि काजी फाइज़ इसा साहब ने आसिफ अली ज़रदारी के जारी किए गए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका मेंबर जो है वो नामजद कर दिया है और उसका रिटन ऑर्डर भी आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना वेल कोऑर्डिनेटेड है, कितना वेल कोऑर्डिनेटेड है। वो काजी फाइज़ साहब जो अपने रेफरेंस में सवाल किया करते थे कि एक भी दिन में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कोई था जो ये सब कुछ करवा रहा था और ये किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे सब नाच रहे थे, सब ये चीज़ें कर रहे थे। तो अब आज काजी साहब बताएं कि आज ये सारा कुछ किसके इशारे पर हो रहा था। दूसरी बात एक और है और वो ये है कि काजी साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। अपने ऑर्डर्स में, सवालात में, ऑब्जर्वेशंस में बहुत सख्त बात करते होते थे। और उन्होंने अभी जब नैब तरमीम के ऊपर इंटर कोर्ट अपील चल रही थी उस दौरान, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उसमें किया ये गया कि नैब का जिस्मानी रिमांड जो 90 दिन का था दौरानिया, उसको कर दिया गया था 14 दिन। लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि तोशाखाना 2 केस में लंबे अरसे के लिए जिस्मानी रिमांड पर रखा जाना था, तो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि अब नैब के मुल्ज़मान जो हैं उनका जिस्मानी रिमांड 40 दिन का होगा। ये पर्सन स्पेसिफिक था, सिर्फ इमरान खान के लिए था। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक ही बार जारी हुआ, उसके बाद उसको एक्सटेंड भी नहीं किया गया और इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना था। इमरान खान के अलावा पिछले यानी 2 साल में इमरान खान के अलावा किसी का 35 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल में एक शख्स का 35 दिन का रिमांड हुआ है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से सारा कुछ किया है और बोगस केस में, झूठे केस में। तो उस पर काजी साहब ने जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उनको कहा, मखदूम अली खान साहब को, कि आप बताएं आप इसको डिफेंड करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं डिफेंड नहीं करता और सारा कुछ। तो काजी साहब ने कहा कि जनाब ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये एक विजडम होता है पूरी पार्लिमान का, और अरकान असम्बली जो हैं वो मिल बैठते हैं, मुशावरत करते हैं और फिर कानून साजी करते हैं। तो उन्होंने कानून बदला और उन्होंने रिमांड जो है वो 90 दिन से 14 दिन किया। तो एक शख्स जो है वो इसको 14 दिन का 40 दिन कर रहा है। तो वो बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन देते थे माजी करीब में सदारती ऑर्डिनेंसेस के बारे में। लेकिन उसी जस्टिस काजी फाइज़ इसा ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 2:07 के ऑर्डिनेंस पर 6:05 पर अमल कर दिया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना वेल कोऑर्डिनेटेड था। पहले से काजी साहब को पता था, हर चीज़ तैयार थी सारे। और यानी देखें ना कि अब तो ये है कि जो बात होती है वो जो कुछ काजी साहब करने लगते हैं पूरे पाकिस्तान को पहले पता होता है। पहले ही पूरे पाकिस्तान में बात थी कि एक ही हीरा है जज जो काजी साहब को बहुत पसंद है और वो है अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा और लगाया जाएगा। और ये भी अब इतलात है कि मंडे वाले दिन इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है इसका इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और उसमें जो है वो केसेस के हवाले से, बेंचों की तश्कील के हवाले से फ़ैसला होगा। अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है जजेस का जो मुशावरती इजलास जिसकी इतलात है कि वो चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से कोई बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती है। ज़ाहिर है इंडिया में जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे लेकिन ये कोई लेटर लिख सकते हैं, ये सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब ये कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग का मामला था उस वक्त भी जजेस की आपस में मुशावरत हुई थी और 5-6 जजेस ने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, उनको ये कहा था कि ये गैर आईनी काम हुआ है, आप 100 वोट लें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोट लिया था। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि जजेस चीफ जस्टिस को कहें, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि हसनात मलिक साहब ने उनकी 4-5 बड़े अहम पॉइंट हैं जो उन्होंने कहा, जिसमें से एक हसनात मलिक साहब का ये था कि वो ये कहते हैं कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का जो सदारती ऑर्डिनेंस है, वो कहते हैं इसको जो भी जज इसके सामने सर तस्लीम खम करेगा तो ये PCO से बड़ा जो है वो सरेंडर होगा। और हसनात मलिक साहब ये भी कहते हैं कि जो भी जज इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट में तरमीम का जो सदारती ऑर्डिनेंस है या इसको मानेगा, तस्लीम करेगा, वो अपने हलफ से बेवफाई करेगा, गद्दारी करेगा, खिलाफवर्जी करेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि, और ये बात है कि जजेस जो हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हलफ उठाते हैं। तो ये क्योंकि अदलिया की आज़ादी पर हमला है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि बल्कि नामुमकिन है कि कोई जज इस तरमीम को एक्सेप्ट करे। लेकिन आपको पता है इस वक्त हालात और सूरत हाल जिस तरह के चल रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, और वो ये है कि ये ख़बर सबसे पहले हमारे सीनियर हमारे भाई हैं 92 न्यूज़ में होते हैं, रियाज़ुल हक सबसे पहले उन्होंने ब्रेक की थी, तो मैंने कहा उनको क्रेडिट भी दे दूँ। फिर अहमद अदील सरफराज साहब कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का खौफ सर चढ़ कर बोल रहा है। अहमद अदील सरफराज साहब कहते हैं कि पार्लियामान जिस तरह की कानून साजी कर रहा है, इसी वजह से इनसे मुतालिक इलास्टिक वाली शलवारें पहनने की बातें होती हैं। ये जो मतुल जहान साहब ने एक मियां नवाज शरीफ के बारे में बात की है। तो इस वक्त जो है वो बड़ी एक हलचल है और चीज़ें बहरहाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं कि काजी साहब, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और जो इनके साथ हैं, खुल के वो सामने आ गए हैं। और अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा, कोई चीज़, कोई शर्म, हया, गैरत, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। खुल के आ गए काजी साहब भी और शहबाज शरीफ भी और जरदारी भी कि हमने काजी फाइज इसाक को हर सूरत में या तो एक्सटेंशन देनी है या एक्सटेंशन नहीं देनी हमने, तो फिर आईनी अदालत बना के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के, और हमने काजी फाइज साहब को कंटिन्यू करवाना है। ये फैसला यानी वो ओपनली बता रहे हैं अपने इक़दामात के साथ। और वो काजी फाइज साहब देखें, मुनीब अख्तर साहब का क्लिप चल रहा है, वो क्या खूबसूरत क्लिप है, वकार मलिक साहब ने ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने उस वक्त ये बात कह दी थी कि अब जब आप ये इख्तियार पार्लियामान को दे रहे हैं, कल को उनको लगेगा कि 5 जज उनकी फेवर में उसमें अक्सरियत होगी तो वो 5 जज की कमेटी बना देंगे। कल को वो कोई और केसेस लगवाने के लिए कोई और कानून में तब्दीली कर देंगे। अब इसी से आप देखें कि अगर नेक नियति के साथ इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था तो चलने देते। उस वक्त भी बात नियति थी। उस वक्त उमरदा बंदियाल साहब को कमज़ोर करने के लिए, उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए ये तरमीम की गई थी। लेकिन जो गड़ा उमरदा बंदियाल साहब के लिए खोदा गया था, उसी गड़े में ये खुद काजी साहब गिर गए। उस वक्त इनका यह था कि बंदियाल साहब के साथ मेंबर होंगे सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फाइज साहब। जब ये होंगे तो इनका यह था कि 2-1 से फैसले होते रहेंगे। और बल्कि जजेस की उस वक्त इतला ये थी कि इन्होंने ये तय कर लिया था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तरमीम होगी, कानून बनेगा, कमेटी का इजलास होगा और बंदियाल साहब को भेज दिया जाएगा, कोयटा उनका बेंच बना दिया जाएगा, और एजाजुल हसन साहब का पेशावर बना दिया जाएगा, किसी एक जज का कराची बना दिया जाएगा, एक का लाहौर बना दिया जाएगा। ये प्लानिंग भी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट तक, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर अमल दरामद से रोका था। तो ये बात बड़ी अब खुल के सामने आ गई है। उस वक्त ऐसे बड़े दावे करते थे, मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैंने अपने इख्तियार सरेंडर कर दिए हैं, मुझे डिक्टेटरशिप पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। अब आप देख लें कि काजी साहब को, क्योंकि काजी साहब के साथ मसला ये हुआ कि एक तो ओपन कोर्ट में वो अक्सरियत खो बैठे, उसके लिए इडाक जजेस लाए गए, 4 लाने की कोशिश की गई, 2 आए। उसके बाद काजी साहब कमेटी में भी अक्सरियत खो बैठे, तो वहाँ पे किया गया कि कमेटी में अक्सरियत क्योंकि खो बैठे हैं, 2-1 से फैसले आ रहे हैं। अरशद शीफ साहब वाला केस हो या मखसूस नशस्तों के रिव्यू वाला मामला हो या 63 वाला मामला हो, तो वहाँ पे भी उन्होंने चेंजिंग कर दी। तो कल को अगर कोई और जज इस तरह का होगा, फिर कोई और जज बना देंगे। लेकिन खैर अमीनुद्दीन साहब से बेहतर तो जज कोई नहीं मिल सकता नून लीग को इस कमेटी में, और काजी साहब ने इस कमेटी में रखा है उनको, तो वो तो काजी साहब से भी 2 कदम आगे जाने वाले हैं। और उनका मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्यों काजी साहब के वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसकी वजूहात जो हैं वो क्या हैं। तो इस वक्त जनाब मैं एक बार फिर देख लेता हूँ कि अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है तो आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर की जाए। लेकिन इस वक्त तक जो है वो कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन किसी वक्त आ सकती है। ये बिशार राजा साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं काजी उल क़ज़ा काजी फाइज ईसा की कुर्सी हवस ने
कुर्सी हवस ने सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस को छोड़कर बाकी जजेस पिछले 1 घंटे से एक छत तले सर जोड़े बैठे इदारे को बचाने के बारे तदबीर कर रहे हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं, कोई बड़ी खबर आती है तो आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।